अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। दोस्तों नमस्कार। हमने एक बात कही में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं अपनी कुछ यात्राओं के वर्णन। देखिए, इन यात्राओं के वर्णन मेरे लिए तो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन यात्राओं में मैंने ऐसा कुछ सीखा जो कि मुझे तो आगे चलकर बहुत काम आया। और मैं ये कहूँगा कि इसमें मुझे अपने मानव स्वभाव की कुछ ऐसे पक्षों के दर्शन भी हुए जो कि अक्सर शायद हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, शायद हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो चलिए साहब शुरू करते हैं यात्रा। तो पहली यात्रा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थी दक्षिण भारत की यात्रा, जहाँ पर कि शायद मैंने तो आपको पहले बताया ही है कि मैं भारतीय स्टेट बैंक में काम करता था और भारतीय स्टेट बैंक हम लोगों को 4 साल में एक बार यात्रा करने का मौका देता था, जिसको लीव फेयर कंसेशन बोलते थे हम लोग। तो हम लोग उस यात्रा करने में दूर से दूर अपना डेस्टिनेशन देते थे और इधर उधर की जगहें देखते हुए चले जाते थे डेस्टिनेशन तक, वहाँ से लौट आते थे। मगर इस बीच में हमको हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे इलाके देखने का मौका मिलता था जो कि हम दूसरी किसी तरह से न देख पाते। तो साहब ये यात्रा तब की बात है जबकि मेरी बेटी जो थी वो बहुत ही छोटी थी। बड़ी वाली बेटी की बात कर रहा हूँ और छोटी बेटी तो थी ही नहीं। तो हम लोग उस यात्रा में कन्याकुमारी जाने वाले थे। मगर कन्याकुमारी जाने से पहले हमें चेन्नई पहुंचना था, चेन्नई से रामेश्वरम जाना था और रामेश्वरम से कन्याकुमारी जाना था। तो चेन्नई तक की यात्रा तो हो गई, ठीक ठाक थी, कोई बात नहीं। और चेन्नई से आगे की यात्रा करने से पहले हमने ये देखा कि रामेश्वरम जाने के लिए हमको जो ट्रेन मिलेगी वो अगले दिन मिलेगी। तो हम लोगों ने कहा कि एक दिन हमारे पास खाली है, हम क्या करें। तो हम लोगों ने सोचा कि ज़रा टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जाकर पता करते हैं। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जाकर हमने पता किया तो हमें वहाँ पर पता चला कि साहब एक दिन का डे ट्रिप हम लगा सकते हैं अगर हम सुबह 6-6:30 बजे निकलें और हम 6:30 बजे निकल के और तिरुपति जा सकते हैं और तिरुपति से वापस आ सकते हैं। और एयर कंडीशन बस में, अब उस ज़माने में एयर कंडीशन बस तो बड़ी मुश्किल चीज़ थी, मगर हम लोग बड़े खुश हुए और हम लोग एयर कंडीशन बस के लालच में अगले दिन साहब हमने अपनी सीट बुक की और हमने सबसे आगे वाली सीटें ली और अगले दिन सुबह हम बस में बैठ गए। अब साहब हम बस में बैठ तो गए मगर हमारी छोटी सी बेटी, उसको एयर कंडीशन रास नहीं आया और थोड़ी देर के बाद उसको बुखार आने लगा। तो हम लोग बस में पीछे आकर पहले हम लोग ने सोचा कि पीछे कहीं जाकर बैठें, तो मगर एसी तो पूरा फुल ब्लास्ट चल रहा था, पूरी बस में ठंडा था। तो हमको कंडक्टर ने सलाह दी कि आप लोग बाहर आ जाइए केबिन के। और हम लोग ड्राइवर के पास में कुछ सीट थी वहाँ पर आके बैठ गए। तो बच्चे को गोद में लिए हुए मेरी पत्नी और हम लोग बैठे थे। खूब रास्ता शायद 4-5 घंटे का सफ़र था, कट गया। मेरी पत्नी का तो मुंह उतर गया क्योंकि उसको बच्ची की चिंता बहुत सता रही थी। खैर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे चिंता नहीं थी, परंतु मेरे को शायद मेरी यायावर प्रवृत्ति जो थी वो मुझे नई नई चीज़ें देखने, बाहर देखने, इस सब पर भी मजबूर कर रही थी। तो खैर साहब हम लोग पहुँचे वहाँ पर, तिरुपति गए। तिरुपति में जो हुआ उसके बारे में तो फिर बाद में कभी बात करेंगे। मगर तिरुपति के पास कोई मंदिर था, वहाँ भी वो बस वाला हम लोगों को ले गया। शायद तिरुपति शहर में ही था या तिरुपति से नीचे उतर के था, कुछ ऐसा था कि उस मंदिर में हम लोग तिरुपति मंदिर के बाद पहुँचे। तो सब लोग, सभी यात्री उतर के उस
मंदिर के अंदर चले गए, परंतु हम लोग बस में बैठे रहे। आप विश्वास करिए, एक हम लोगों की सहयात्री, वो हम लोगों को काफ़ी देर से ध्यान दे रही थी। उसने हम लोगों की जब हालत देखी तो उसको शायद ऐसा भी लगा। देखिए, हम ये तो नहीं कहते कि हम शक्ल से बिल्कुल देहाती दिखते थे उस समय, परंतु हाँ, हम बनारसियों के लिए एक शब्द है, उसको कहते हैं मग्घे। तो हम बनारसी मग्घे ज़रूर दिखते थे। और मेरी पत्नी जो थी वो भी उस वक्त तो, अब मग्घे का तो फेमिनिन मग्घी होगा, वो मग्घी दिखती थी। तो वो ये समझ गए कि ये लोग थोड़े भोले हैं। बनारसियों के लिए भोला शब्द, हालांकि आप में से अधिकांश लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे, परंतु हाँ, हम लोग काफ़ी भोले थे, क्योंकि हम दुनिया देखने में शायद थोड़े पीछे थे। तो साहब, वो महिला रुक गई हम लोग के साथ, और उन्होंने अपने बैग में से ढूंढकर कोई दवाई निकाली। मुझे लगता है शायद वो पैरासीटामोल की एक गोली थी, जिसको कि उन्होंने तोड़ा, और उसका एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने न मालूम कैसे उसको चूरा किया, और फिर वो कहीं गई और थोड़ी सी चीनी लेकर आई, और उन्होंने उस चीनी में उस चूरे को मिलाया और उसको मेरी बच्ची को चटाया। मेरी बच्ची को उस वक्त बहुत काफ़ी तेज़ बुखार हो चुका था, परंतु ईश्वर की कृपा कहूँगा कि थोड़ी देर के बाद, जब तक कि यात्री वापस आए, यानी कि शायद पौना घंटा या 1 घंटा लगा होगा, धीरे धीरे उस बच्चे का बुखार कम होने लगा। और आश्चर्य की बात तो ये कि जब तक हम लोग वापस चेन्नई यानी मद्रास पहुँचे, उसका बुखार उतर चुका था। तो इस प्रकार से हम लोगों की वो यात्रा हुई, और हमने सीखा कि कैसे कोई दूसरा आपकी मदद अकारण करता है, केवल यह देखकर कि उसने अंदाज़ा लगाया होगा शायद हम लोग को देखकर कि हम लोग कितने हम लोगों का ज्ञान कितना सीमित, कितना कम था। तो शी टुक चार्ज ऑफ एवरीथिंग एंड शी हेल्प्ड अस वन। उसके बाद आपको एक थोड़ी आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। पहली बार हमने देखा, हम लोग रामेश्वरम गए और रामेश्वरम से वापस लौटे तो मंडपम नाम की एक जगह थी जहाँ से बस मिलती थी, क्योंकि मंडपम से रामेश्वरम शायद केवल ट्रेन से जा सकते थे, क्योंकि कोई रोड ब्रिज नहीं था। और वो ट्रेन से हम रामेश्वरम से वापस मंडपम आए। मंडपम से बस मिली 1:30 बजे शायद दिन में, जिसको कि हमें लेकर कन्याकुमारी पहुंचना था, और वो बस शायद 10, 11, 12 बजे रात तक कन्याकुमारी पहुंचनी थी। तो हम लोग उस बस में घुसने की कोशिश किया। जब उस बस में घुसने की कोशिश की तो साहब पता चला कि वो बस तो खचाखच भरी हुई है। अब अपने साथ में एक अटैची और एक बच्ची और एक पत्नी को लेकर के मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूँगा। अब किसी तरह से, और चूंकि शायद भाषा भी हमारी फ़र्क थी, उस बस में जो बैठने वाले लोग थे वो भाषा में भी हमारी बात नहीं समझ पा रहे थे, बट समहाउ थ्रू जेस्चर्स, थ्रू मूवमेंट ऑफ हैंड्स, एवरीथिंग दे कुड अंडरस्टैंड। और उन्होंने हम लोग के बैठने के लिए 2 सीटों का इंतज़ाम कर दिया। हम उस बस में बैठ गए। उसके बाद साहब वो बस चली। अब वो बस जो थी वो बजाय मेन रोड्स के जाने के, वो कंट्री साइड से, यानी कि देहाती इलाकों से होकर के जा रही थी। हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमें तो कन्याकुमारी पहुंचने से मतलब था। तो रास्ते में हमने बहुत से घर देखे, बहुत से बाज़ार देखे, छोटे छोटे शहर देखे, परंतु उन सभी घरों में जो एक तथ्य सबसे आश्चर्यजनक था वो ये था कि घरों का कंस्ट्रक्शन ऐसा था कि आप दरवाजे जो उनके देखते, घर के जो पहले दरवाजे से लेकर आखिरी तक घर का एक ही सीध में दिखाई पड़ता था। और जब संध्या हुई, यानी कि जब शाम का समय हुआ, दिया बाती जलाने का समय हुआ, हर घर में दरवाजे पर या तो दीपक जल रहा था या किसी किस्म की रोशनी थी और दिए जलाए जा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई दिवाली का टाइम था, परंतु ऐसा उत्सवी माहौल उन इलाकों को देखकर लग रहा था
कि पहली बात तो ये कि मनुष्य की मनुष्यता पर विश्वास हुआ। ये समझ में आया कि लोग खुले दरवाजे भी रखकर बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि शाम के टाइम पर दरवाजे बंद ही कर दिए जाएं, क्योंकि हम जहाँ पर रहते थे ऐसी जगहों पर हमने कभी नहीं सोचा था कि दरवाज़ा खुला रख कर भी आप शाम को बैठ सकते हैं। देखिए, दो कारणों से, एक तो सुरक्षा कारणों से आपको दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, दरवाजे बंद करके ही आप घर में बैठते हैं। दूसरे, हमारे यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि दरवाजे खुले रखे जाएं शाम के टाइम में, परंतु शायद दक्षिण भारत में ऐसा कल्चर था कि दरवाजे खुले रखे जाएं तो दरवाजे खुले रखे जाते थे। खैर, ये दूसरी बात। तीसरी बात, हम शायद ऊटी या कहीं से घूम करके, ये एक दूसरी यात्रा की बात है, हम लोग ऊटी से शायद लौट रहे थे और ऊटी से कोयम्बटूर तक तो वो टॉय ट्रेन में आए, और कोयम्बटूर से हमें फिर शायद कन्याकुमारी ही जाना था। तो कोयम्बटूर से कन्याकुमारी जाने के लिए बस पकड़ने के लिए हम कोयम्बटूर बस स्टैंड पहुंचे और साहब हमने टिकट ले लिया। टिकट लिया तो या शायद बस का पता किया और उन्होंने कहा कि टिकट बस में मिलेगा, ऐसा कुछ कहा गया। तो बस शायद रात में 11 बजे या 12 बजे थी और हम लोग वहाँ पर 7-8 बजे पहुँच गए थे। तो हम बैठे हुए थे, हम वहाँ पर जो बस स्टैंड का जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर आके बैठ गए। इतने में हमारे बगल में कोई सज्जन बैठे थे, तो अब नेचुरली थोड़ी बातचीत करने की हमारी आदत ज़्यादा है, तो हमने बात करनी शुरू कर दी। उनसे बात की तो वो कोई व्यापारी थे, अपने कुछ काम से जा रहे थे और हम भी अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी और वो भी अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में कुछ बात करते रहे। इतने में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोग कन्याकुमारी तो जा रहे हैं और आप तो बंगाल से आए हैं। मैंने कहा नहीं, बंगाल से नहीं आए हैं, हम लोग तो बनारस से आए हैं। बोले वही मतलब आप लोग पंजाब से आए हैं। हमने कहा नहीं साहब, पंजाब से नहीं हैं, हम बनारस से आए हैं। खैर, पमुश्के तमाम। अब मुझे समझ आया कि देखिए, हम लोग भी हर दक्षिण भारतीय को मद्रासी पहले कह देते हैं, बाद में पता चलता है कि कोई कर्नाटकी है तो कोई तेलुगु है और कोई मलयाली है। वो सब फ़र्क हम लोग बाद में करते हैं। तो उसी तरह से शायद उनके लिए भी प्रत्येक नॉर्थ इंडिया वाला या तो बंगाली था या तो पंजाबी था या बंगाल से आ रहा था या पंजाब से आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि मगर ये बताइए श्रीमान कि क्या आपने रिजर्वेशन करा लिया है? हमने कहा रिजर्वेशन क्या होता है, बस में कैसा रिजर्वेशन? उन्होंने कहा अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं होगा तो आप बस में घुस ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा भाई रिजर्वेशन नहीं, वो टिकट होता है, टिकट हमसे बताया गया है कि बस में मिलता है। बोले टिकट तो बस में मिलता है, मगर उसके लिए पहले आपको एक रिजर्वेशन पर्ची लेनी पड़ती है। हमने कहा अच्छा। बोले हाँ, जाइए, वो 1 रुपये में पर्ची मिलती है, उससे आपको एक सीट अलॉट हो जाएगी और जब आप बस में घुसने लगेंगे तो आपको पहले वो पर्ची दिखानी पड़ेगी। हम समझ गए कि साहब हमसे गलती हो गई है और हम गए वहाँ पर, पर्ची लिया। जब हमने पर्ची लिया तो हमको सबसे पीछे वाली सीटें मिल पाई, यानी कि अगर हम शायद 2-4 मिनट की देर और करते तो हमको उस बस में जगह भी नहीं मिलती और शायद रात भर वहीं बैठे रहना पड़ता। देखिए, यहाँ पर क्या शिक्षा हो गई? यहाँ पर ये शिक्षा हो गई कि भाई दूसरे से बात करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा ही, कुछ नहीं तो कम से कम ज्ञान, सलाह कुछ तो मिल जाएगी ना। तो अपने फायदे के लिए ही साहब की तरह नाक चढ़ा के मुंह बंद करके बैठने का कोई फायदा नहीं। जहां तक हो सके लोगों से बात करो। अरे आपको नहीं फायदा होगा तो हो सकता है अगले को आपकी वजह से फायदा हो जाए। मुझे पता नहीं कि हमारे कितने साथी अभी बस में और यात्रा करते होंगे या ट्रेन में यात्रा करते होंगे। अरे भाई, हवाई जहाज़ में भी यात्रा करते हो तो भी सहयात्री से बात करने में बुरी बात क्या है? अरे सब कोई ठग नहीं होते, बात मानिए मेरी। अब चलिए, अब आपको एक तीसरी यात्रा का जिक्र करता हूँ। ये यात्रा हमारे एक मित्र हैं कंसल साहब। तो कंसल साहब हमारे बहुत बचपन के दोस्त हैं। बचपन मतलब वो बच्चों वाला बचपन नहीं,
बैंक का बचपन। तो कंसल साहब जो थे उनकी बेटी की शादी तय हुई चंडीगढ़ में, और ये तय हुआ कि चंडीगढ़ में शादी होनी है। तो साहब हम, हमारी पत्नी और उधर हमारे एक और मित्र हैं पंकज कुमार जी, पंकज कुमार जी और उनकी पत्नी सुधा जी, जो कि हमारी बहन भी हैं, वो भी तैयार हो गए। और हम लोगों ने तय किया कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे और साहब दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली में हम लोग एक टैक्सी करेंगे और उस टैक्सी में बैठकर ठाठ से चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। बस साहब हो गई बात पक्की। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने तय किया कि हम लोग, या मेरी बेटी भी थी, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी यानी कि छोटी वाली बेटी, और हम तीन, और पंकज साहब और पंकज साहब की धर्म पत्नी। तो हम तीन लोग, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, हम लोग स्टेशन पहुंचे सिकंदराबाद, और उधर से पंकज साहब और उनकी पत्नी वो भी सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचे। तो स्टेशन पर एक तरह से भरत मिलाप हुआ। अब साहब इस भरत मिलाप के बाद ये तय हुआ कि भाई ये यात्रा अविस्मरणीय रहने वाली है, तो इसलिए इस यात्रा का पूरा विवरण लिखा जाना चाहिए। तो ये हुआ कि साहब ठीक है, लिखा जाएगा। तो पंकज साहब को ये ड्यूटी दी गई कि पंकज साहब जो कुछ भी हम लोग खाएंगे आप उसको लिखते जाएंगे। देखिए रास्ते में हम लोग खाते पीते जाने वाले हैं, तो आप उसको लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे कि ताकि सनद रहे, ऐसा ना हो कि हम लोग एक ही चीज दो बार खा लें। तो पंकज साहब ने कहा ठीक है, चलिए हम ऐसा करते हैं। तो पंकज साहब को पहला चीज जो लिखने को मिली, क्योंकि हम लोगों ने सिकंदराबाद स्टेशन पे तय किया कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, वो गाड़ी शायद हम लोग की सुबह जाती थी 7 साढ़े 7 बजे, और हम लोगों ने कहा कि भाई अभी शुरुआत में कुछ नाश्ते से शुरुआत की जाए। तो साहब हम लोग वड़ा लेकर आए, इडली लेकर आए। पंकज साहब से मेरी बेटी ने कहा कि अंकल लिखिए वड़ा इडली। पंकज साहब ने बहुत ही ध्यान से एक कागज लिया, कलम लिया और उस पर लिखा वड़ा। उसने कहा वड़ा नहीं वड़ा। अब साहब देखिए पंकज साहब जो थे उन्होंने कहा देखो भाई यही लिखा जाता है और मैंने यही लिखना सीखा है। अब पंकज साहब को मेरी बेटी ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, परंतु पंकज साहब भी अड़ गए और वो भी अड़ गई, और इस तरह से पूरी यात्रा की शुरुआत ही खाने के अजीबोगरीब नाम से हुई। खैर साहब चलिए, फिर हम लोगों को सीटें मिल गई और हम लोगों की सीटें जो थी वो सबकी अलग अलग, किसी की एक साइड अपर, किसी की साइड लोअर, किसी की एक मिडल, ऐसे करके मिडल नहीं सॉरी अपर लोअर ऐसी थी, क्योंकि हम लोग शायद AC 2 टायर में ही जा रहे थे या शायद AC 3 टायर में जा रहे हों, नहीं याद है मुझको इतना याद है कि हम लोग थोड़े समय के बाद वहाँ से जो भी खाना बेचने वाला निकल रहा था हम लोग उससे कुछ ना कुछ ले ज़रूर रहे थे, भले ही वो चिप्स वाला हो और भले ही सूप वाला हो, और चाय वाले से तो न मालूम कितनी चाय ली गई। हम लोग खाते पीते बातचीत करते चल रहे थे। ट्रेन चली जा रही थी, कहीं पर 2 घंटे का एक साथ रन था, कहीं 3 घंटे का, और होते होते साहब बातचीत जो थी वो खाना बनाने और खाने पर आकर टिक गई। अब साहब हुआ ये कि मैं एक साइड लोअर सीट पर बैठा था, पंकज साहब सामने वाली किसी की सीट के कोने पर आके बैठे हुए थे, और मेरी बेटी ऊपर वाली बर्थ पर थी, और मेरी पत्नी भी शायद वहीं मेरी बर्थ पर ही थी। पंकज साहब की धर्मपत्नी भी ऊपर की किसी सीट पर थी। मुझे इतना याद है कि हम और पंकज साहब आमने सामने बातें करने लगे, और बातें करते करते चूंकि हम और पंकज हम दोनों को ही वो फूड शो देखने का शौक है, और उसमें हमारी एक बड़ी प्रिय खाना बनाने वाली थी, अब देखिए मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, वो तरह तरह के केक और खाने बनाया करती थी, और उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा था भगवान की दया से। तो साहब
ये भी बता दूं कि उनका अपने पति से तलाक हो गया और मारपीट हुई थी वगैरह वगैरह ये सब, परंतु ये सब तो याद है मगर उनका नाम भूल गया है। शायद नाइजिला, नाइजिला थी, उनका नाम था नाइजिला, और हम लोग उनको नाइजिला बहन कहते थे, और कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कहते थे। तो हम लोग नाइजिला बहन के बनाए खाने पर बातें कर रहे थे, और वो बातें जो थी उसको करते करते हम लोग अपने खाना बनाने पर आ गए। और मैं उनको ये बताने लगा कि देखिए, जब आप प्याज को भूने तो मोटे कटे प्याज में और पतले कटे प्याज में क्या फर्क होता है। और इस तरह से खाने की बनाने की बारीकियों पर बात चल रही थी। कुछ समय के बाद हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि लगभग आधे डिब्बे के लोग उस छोटी सी जगह में एकत्र हो चुके थे, और उसमें से प्रत्येक व्यक्ति हम लोगों की बातों को रस ले लेकर सुन रहा था। और शायद हम लोगों ने तो उस वक्त तक ध्यान नहीं दिया था, परंतु मुझे बताया ये गया कि उसमें से कुछ लोग तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो ध्यान से कहीं उसको रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे। अब देखिए, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं जो कि उस छोटी मोटी रिकॉर्डिंग के लिए कोई फीस मांगूं, मगर अब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे शायद इस तरह का, जैसे आजकल होते हैं ना बहुत से फूड प्रोग्राम्स वगैरह दिखाते हैं, लोग कहते हैं नमक शमक डालो, तो नमक शमक डालने का भी वो कुछ पैसा ले लेते हैं। तो मैं वैसा नहीं करता हूं, मगर अब मैं चेतन हो गया सडनली। मैं जितने फ्रीली बता रहा था, मैं थोड़ा सावधान होकर बताने लगा कि भाई मैं कुछ गलत ना बता दूं। जैसे मैंने कभी शायद वहां पर यह जिक्र किया कि देखिए, खाने में शिमला मिर्च को इतने ध्यान से बनाइए, क्योंकि जब शिमला मिर्च किसी खाने में पड़ती है तो उसका टेस्ट इतना ओवर पावरिंग होता है कि वो बाकी सब चीज़ के स्वाद को ख़त्म कर देती है। यानी कि अगर आप शिमला मिर्च आलू बनाते हैं तो उसमें शिमला मिर्च का स्वाद होता है, अगर आप शिमला मिर्च मटर बनाते हैं तो उसमें शिमला मिर्च का स्वाद होता है, अगर आप शिमला मिर्च और बैंगन बनाएं तो शायद उसमें भी शिमला मिर्च का ही स्वाद होगा। तो मैं इस तरह की कुछ बातें कर रहा था। मसलन वहाँ पर मैंने कुछ अपना ज्ञान और दिया। मैंने कहा कि चिकन को बनाने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मैं इस पर भी कुछ बात कर रहा था। तो मेरी पत्नी ने मुझको टोका, मेरी बेटी ने मुझको आंखें दिखाई, और हम और पंकज साहब सावधान हो गए। तो यहाँ पर ये आपको बता दूं कि जब आप ट्रेन वगैरह में या किसी यात्रा के दौरान इस तरह की चर्चा करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि बात आपके और आपके सहयात्री के बीच हो रही है, तो उसमें ज़्यादा लोग ना शामिल हों, या अगर शामिल हो तो आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपको अपनी बातों में इस कदर गुम नहीं हो जाना चाहिए। तो साहब, ये यात्राओं के कुछ विवरण हैं। अभी के लिए बस करता हूँ, और आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। और हमने एक बात कही कि अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा।